हेलो एवरीवन, वेब क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए मैं फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहा था, जिसका एक वीडियो आपको मिला होगा। आज मैं ये दूसरा वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। पहला वीडियो में 10 नंबर क्वेश्चन तक हुआ था और ये अभी वो सब क्वेश्चन हो रहे हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं। और ये जितने भी सवाल आपको कराया जा रहा है जो पूछे जा चुके हैं, इसको अच्छे से समझ के जाइए। जहाँ पे डाउट हो उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो इसी सेशन में आपका अगला जो वीडियो है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड अप ऑफ two opposite charges having magnitude 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम एंड माइनस इतना कूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इतना मीटर। तो ये डाइपोल मोमेंट का सवाल है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको थ्योरीज का बताना चाहते हैं। डाइपोल किसको कहा जाता है? जब किसी एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। एटम आप समझते हैं, एटम न्यूक्लियस है। ये इसका गोल जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो यही एटम डाइपोल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो एटम एक ही है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने की वजह से इस एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा अंडाकार हो जाता है, जिसका जो पॉजिटिव सेंटर है वो शिफ्ट हो जाता है इधर, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उधर, और जो नेगेटिव सेंटर है वो शिफ्ट हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन अभी भी इससे कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला है। तो अभी भी नेट चार्ज इस पर 0 है, लेकिन जो पहले सेंटर बीच में होना चाहिए होता था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सेपरेट हो गया है। तो कोई भी एटम इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के कारण या किसी भी सराउंडिंग चार्ज के कारण उस पर जो इफेक्ट होता है, और उस इफेक्ट के वजह से एटम के अंदर जो चार्ज के सेंटर का जो सेपरेशन होता है, इस फिनोमेना को पोलराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, पोलराइजेशन। और जो ये सिस्टम बनता है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का, क्योंकि चार्ज देखिए जितना माइनस प्लस एटम में इक्वल होता है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोला जाता है। तो एटम में जितना नेट चार्ज 0 था, तो अभी भी इससे कोई इलेक्ट्रॉन निकला नहीं है, तो यहाँ पे भी नेट चार्ज 0 होगा। और नेट चार्ज 0 को दिखाने का तरीका यहाँ पे हम लेते हैं -q और +q। जो पॉजिटिव है उसको मान लिए +q चार्ज है, जो नेगेटिव है उसको मान लिए -q चार्ज है। इसी सिस्टम को डाइपोल बोला जाता है। और ये जो फिनोमेना हुआ कि एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख रहे हैं तो डाइपोल में कन्वर्ट कर रहा है, इस फिनोमेना का नाम होता है पोलराइजेशन। ठीक है, और जो बनने वाला सिस्टम है उसको बोलते हैं डाइपोल। तो डाइपोल क्या होता है ये आपको समझ आया होगा। डाइपोल का सीधा कॉन्सेप्ट क्या है कि एटम को अगर किसी चार्ज के सराउंडिंग में, या बोले इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है या एटम के अगल बगल में कोई चार्ज है, तो उसमें पोलराइजेशन होता है, और पोलराइजेशन के कारण एटम डाइपोल में कन्वर्ट हो जाता है। डाइपोल से रिलेटेड एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया गया है, जिसको बोला जाता है डाइपोल मोमेंट, और इसको लिखते हैं पी वेक्टर से। इसको क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डाइपोल के लिए डिफाइन किया गया है। डेफिनेशन क्या कहता है डाइपोल मोमेंट का? सीधा सीधा बात है, डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है चार्ज और चार्ज के बीच का सेपरेशन, मतलब Q इंटू डी। Q क्या है? डाइपोल का चार्ज। इक्वल चार्ज होता है -q + q, यही तो सिस्टम बनता है डाइपोल का। दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है d। तो चार्ज का जो क्वांटिटी है, माइनस प्लस नहीं देखना है, चार्ज का जो वैल्यू है q, और सेपरेशन कितना है d। तो q इंटू डी को हम डिफाइन करेंगे तो मिलेगा हमको p वेक्टर। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म लिखना है तो d के ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं। तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। सबसे पहला सवाल, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है क्लियर हो गया। डाइपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जो डाइपोल के लिए डिफाइन किया जा रहा है, और डिफिनेशन क्या है? q टाइम्स ऑफ द सेपरेशन, q टाइम्स ऑफ द सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। चार्ज के बीच का सेपरेशन और चार्ज का क्वांटिटी दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे पूछ लेगा डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा।
तो चार्ज का यूनिट कूलम होता है और डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, यानी कूलम मीटर। ठीक है, तो ये सब सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं जनरली। तो डाइपोल क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है, ये आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे सवाल जो पे आते हैं, ये सवाल इसी से रिलेटेड है। देखिए डाइपोल में आपको देखने को मिलेगा ये चार्ज है, प्लस में 3.2 इंटू 10⁻⁻19 लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए माइनस में वही चार्ज है, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो गया। ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया है। आपसे पूछा कि बताइए डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछा है। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम आसानी से भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसका फॉर्मूला नीचे बताया गया। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो चार्ज का वैल्यू तो सेम ही रहता है, तो चार्ज का वैल्यू आप कितना लीजिएगा, चार्ज का वैल्यू आपको लेना है 3.2 इंटू 10⁻⁻19। इसको मल्टीप्लाई कर देना है डिस्टेंस से, तो डिस्टेंस कितना है 2.4 इंटू 10⁻⁻10। इसको गुना करेंगे तो 24 दूना 48, 24 थे 72 76, 2 अंक के बाद 7.68 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। ऑप्शन चेक कीजिए, आपको दिख जाएगा। ठीक है, देखिए 7.68 है, जल्दीबाजी में क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए क्या किया है, 86 कर दिया, यहाँ पे 68। ठीक है, तो सही आंसर ये होगा। डाइपोल से हर साल कुछ ना कुछ आता है। देखिए यहीं पे हम आपको बता देते हैं। डाइपोल आपको समझ में आ गया, डाइपोल किसको कहते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का सिस्टम, बीच का सेपरेशन d। ठीक है, यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण देखिए क्या क्या सवाल पूछेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका 3 पॉइंट पे निकलता है, एक्सिस पे निकलता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वाटोरियल पॉइंट पे निकलता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल पॉइंट पे निकलता है। एक्सिस पॉइंट पे पूछेगा तो यहाँ पे इसका आंसर बोलिएगा 2 kp/r³। इक्वाटोरियल पे बच्चे में बोलेगा तो kp/r³। ठीक है, और जनरल पॉइंट पे पूछेगा तो kp/r³ इंटू में √1 + 3 cos² थीटा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप इसको नोट कीजिए, इसको रट जाइए। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जनरल पॉइंट पे पूछे तो आपको ये आंसर देना है, इक्वाटोरियल पे पूछे तो ये देना है, और एक्सेल पे पूछे तो ये देना है। ठीक बात है। इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल से आपको क्या पूछेगा, पोटेंशियल। वैसे ही अगर पोटेंशियल को v से लिखते हैं, अगर पोटेंशियल पूछे एक्सिस पे कितना होता है, एक्सियल पॉइंट पे कितना होता है, तो एक्सियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है उसका जो वैल्यू होता है वो होता है kp/r²। ठीक है, याद रखिएगा kp/r²। डाइपोल के कारण कुछ भी फाइंड कीजिएगा p के टर्म में आ गया। देखिए यहाँ पे p दिख रहा है, यहाँ पे p दिख रहा है, यहाँ पे p दिख रहा है, यहाँ पे p दिख रहा है। कोई भी चीज़ डिफाइन करेंगे तो डाइपोल मोमेंट के टर्म में ही आंसर आने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो पोटेंशियल एक्सिस पे कितना होता है kp/r²। अगर पूछे इक्वाटोरियल पॉइंट पोटेंशियल कितना होगा तो ये 0 होगा, और जनरल पॉइंट पे पूछेगा तो आप बोलिएगा kp cos θ/r²। तो 3 गो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और 3 इलेक्ट्रिक फील्ड का पता होना चाहिए। 3 3 कितना हो गया, 6। आगे इससे इंपॉर्टेंट सवाल क्या आ सकता है, तो आपसे पूछेगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया और बोला गया कि इसमें डाइपोल रखा हुआ है, अब बताइए कि इस डाइपोल पे टॉर्क कितना लगेगा। टॉर्क को टाउ से लिखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे जो टॉर्क लगता है वो P×E लगता है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे यही इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछेगा कि बताइए कि जब डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होता है -P.E, जिसको तोड़ के लिख सकते हैं -PE cos θ। यहाँ पे एक और सवाल बनता है कि अगर मान लीजिए कि θ1 एंगल पे है और इसको घुमा के हम θ2 एंगल पे ले जाना चाहते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन जो होता है उसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं PE इंटू cos θ1 माइनस cos θ2, ये वर्क डन है। ठीक है, डाइपोल से रिलेटेड जो कुछ भी अभी आपको डिस्कस किए हैं इसको आप अच्छे से अपना शॉर्ट नोट्स में लिखिए और इसको रटिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, लगातार इसको ध्यान में रखिए। तो 3 सवाल, 3 6 सवाल, 7 8 9, ठीक है, और एक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला मिला के 10। ये 10 फार्मूला डाइपोल से आप ध्यान में रख के जाइएगा, सब सवाल बन जाएगा।
चलिए आगे आते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। किसी भी चार्ज कंडक्टर बोला है, ध्यान रखना है, कंडक्टर। कोई भी चार्ज अगर कंडक्टर रहेगा तो कंडक्टर अगर चार्ज हो तो भी, नहीं हो तो भी, कंडक्टर जो होता है इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस का एक ख़ास बात यह है कि अगर कोई भी सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यहाँ से परपेंडिकुलर निकलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कितना डिग्री पे? 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे कंडक्टर के लिए पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्यों? क्योंकि ये चार्ज कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस हम उसी को कह सकते हैं जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं होगा तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है: परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। ये 3 टर्म होता है। केवल एप्सिलॉन लिखा हुआ है इसका मतलब मीडियम का है, एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है मतलब फ्री स्पेस का है, अगर एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है तो ये रिलेटिव परमिटिविटी है। ठीक है, रिलेटिव वैल्यू है। यहाँ पे एप्सिलॉन और रिलेटिव जो वैल्यू होता है वो हम कैसे निकालते हैं, तो किसी भी मीडियम का परमिटिविटी फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। यहाँ पे आपके कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट क्या होगा, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सेम चीज़ का रेशियो है। यहाँ पे कभी कभी इसको फार्मूला में कन्वर्ट करके पूछा जाता है कि एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको समझ में आ रहा है कि किसी भी मीडियम का परमिटिविटी फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में निकालना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन ऐसे दे सकता है कि मीडियम का परमिटिविटी क्या होगा, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होगा। तो ये सबसे खेलना आपको आना चाहिए कि क्या हमसे पूछ रहा है। तो फ्री स्पेस का यहाँ पे वैल्यू पूछ लिया है। इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। ठीक है, यूनिट भी ध्यान रखना है, फैराड पर मीटर। एक यूनिट इसका और बनता है कूलम्स लॉ से, आप सोचिएगा क्या बनता है। देखिए क्या है, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। अभी अभी बताए थे आपको। देखिए यहाँ पे टॉर्क के बारे में बताया था ना, देखिए ये टॉर्क ही मिला कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया तो टॉर्क कितना लगता है, P क्रॉस E। तो यही सवाल यहाँ पे पूछ लिया है। जो भी कुछ आपको बता रहे हैं आप थोड़ा भरोसे के साथ इसको अच्छे से कवरअप कीजिए, देखिए आपका एग्जाम बहुत बेटर जाएगा। तो टॉर्क कितना होता है, P क्रॉस E। इसके बाद क्या लिखा हुआ है अगला सवाल, द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इनसाइड चार्ज्ड होलो स्फीयर। किसी भी कंडक्टर के अंदर, ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर एक कंडक्टर है, इसके अंदर अगर पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज 0 होता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद क्या बोला गया, द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हॉलो या सॉलिड, ये भी ध्यान रखना, हॉलो या सॉलिड एक ही बात है, क्योंकि कोई भी कंडक्टर के बॉडी के अंदर चार्ज कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इसमें चार्ज फ्री होता है, रिपेल करके इसके सरफेस पे आ जाता है। तो हॉलो हो सॉलिड हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज 0 होता है। इसके बाद बोला इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर एन इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज कंडक्टर। एक चार्ज कंडक्टर जो इनफाइनाइट शीट के फॉर्म में है। अब बोला कि इसके नियर बॉय पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखिए अगर ये एक सीट हम लेते हैं और इसको चार्ज कंडक्टर मानते हैं तो इसके दोनों तरफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालेंगे तो इधर वाला जो सरफेस है इसके कारण होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर का जो सरफेस है इसके कारण भी होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो वैल्यू मिलेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कंडक्टर के केस में दोनों तरफ चार्ज होता है इसलिए इसका आंसर होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर यहीं पे चार्ज कंडक्टर के जगह पे अगर इंसुलेटर बोल देता तो इंसुलेटर के कारण कितना होता, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि कंडक्टर है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बोलना है, अगर इंसुलेटर है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बोलना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसको हम लास्ट में देखेंगे 17 नंबर को। इसके आगे देख लेते हैं 18। व्हेन अ बॉडी इज चार्ज्ड इट्स मास, अगर किसी बॉडी को हम चार्ज करेंगे तो उसका मास क्या होगा। तो चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। अगर दो बॉडी हम यहाँ पे लें, इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल दें निकाल के, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो इसका मास डिक्रीज करेगा। जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है इसका मास इंक्रीज करेगा। तो किसी बॉडी को चार्ज करने पे मास घट भी सकता है, मास बढ़ भी सकता है, तो में इंक्रीज और डिक्रीज बोलेंगे। इसके बाद क्या क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए चार्ज का डेंसिटी तीन टाइप का होता है, एक लैम्डा से लिखते हैं, एक सिग्मा से लिखते हैं, एक रो से लिखते हैं। इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब होता है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, सीधा सीधा बात है। अगर लेंथ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर सरफेस पे है तो सरफेस का एरिया होता है तो उसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर वॉल्यूम के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सबका फार्मूला सिमिलर है, लीनियर बोले तो बाई लेंथ, सरफेस बोले तो बाई एरिया, और वॉल्यूम बोले वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोले तो नीचे में वॉल्यूम। यूनिट पूछा जाएगा तो इसका क्या बोलेंगे, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर क्यूब। तो ये तीन तरह का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। कभी कभी डायरेक्टली सवाल पूछ लेता है सरफेस चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं, डिफाइन करने के लिए पूछेगा लीनियर चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सीधा सीधा बात है। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा है तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, कौन सा आंसर है, ए। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, इफ प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस देन टोटल फ्लक्स कमिंग आउट द होल सरफेस। किसी भी बंद सरफेस के अंदर, कैसा भी सरफेस हो बंद, स्फेयर हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, क्यूबिकल हो, कैसा भी सरफेस हो, अगर बंद सरफेस है और इसके अंदर में बोल रहा है कि चार्ज प्लेस किया गया है, तो गॉस लॉ हमको बताया है कि फ्लक्स जो निकलेगा वो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। तो कौन सा होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज रहेगा, चार्ज को ऐड कीजिए, उसको एप्सिलॉन नॉट से भाग दे दीजिए, वही उसका फ्लक्स होगा। 21 क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ यूनिट वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़े होंगे, -dV/dx। वोल्ट पर मीटर आ रहा है यहाँ से, पोटेंशियल वोल्ट, डिस्टेंस मीटर, तो वोल्ट पर मीटर किसका होगा, वोल्ट पर मीटर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, इसके बाद पूछा है यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, अभी आपको बताए थे फैराड पर मीटर। डायमेंशन ऑफ चार्ज, चार्ज क्या करंट किसको कहते हैं, Q/T। तो चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, IT। दोनों क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए सीधा सीधा IT बोलेंगे। I के जगह पे A लिख दिया है तो AT बोलेंगे, Q बराबर IT यानी कि AT। A इसलिए I के जगह पे A लिखता है एम्पियर के लिए। ठीक है, करंट को I से A से दोनों से डायमेंशन दिखा सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर होता है E.S। ठीक है, अगर यहाँ से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बताया था वोल्ट पर मीटर, और यहाँ से एरिया होता है मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर कट गया यानी वोल्ट मीटर, इसका हम वोल्ट मीटर बोल सकते हैं। देखिए कौन सा आंसर है, C। इसके बाद 25 को नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ n इज नॉट पॉसिबल इन रिलेशन Q बराबर NE। आप ये बहुत बार सुने होंगे Q बराबर NE में n इंटीजर होता है, तो कौन वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो 4.2 इंटीजर नहीं है। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इन एयर, अभी अभी बताए थे एप्सिलॉन नॉट किसको कहते हैं, मीडियम का परमिटिविटी डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस का। आपको क्या पूछा गया, एयर का, तो ये फ्री स्पेस का मतलब एयर ही होता है, तो ऊपर में भी क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, नीचे में भी एप्सिलॉन नॉट, तो कट के कितना बचेगा, 1। इसके बाद क्या बोला है सवाल, द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड।
अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल क्यू रख दिया तो कितना फोर्स लगेगा, F बराबर क्या होता है Q इंटू ई। कौन सा आंसर होगा, ए। तो ये सब वो देखिए कितना बेसिक सवाल है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान देके अगर जाएंगे एग्ज़ाम देने तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा। और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बगल में दिख रहा होगा कब कौन आया है, तो इसके हिसाब से आप थोड़ा सा ध्यान दे के इसको पढ़िए। अंतिम समय है, जितना मेहनत करना है कर लीजिए, दोबारा टाइम आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक सवाल छोड़ दिए थे 17 नंबर, देखिए ये सवाल 2018 में पूछा गया था। 2018 का सब सवाल बढ़िया था, पूछा गया था। आप देखिएगा 2018 का क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। इसमें बोला गया कि इफ़ इन द फिगर इफ नेट फोर्स ऑन क्यू, कैपिटल क्यू, दो क्यू दिख रहा है, स्मॉल क्यू है कैपिटल क्यू, तो नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज 0, देन वैल्यू ऑफ क्यू बाई क्यू। बोला कि जो कैपिटल क्यू है अगर इस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है तो कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कि जैसा कि फिगर आपको दिख रहा है इसमें कोई साइन नहीं दिया गया है, क्यू लिखा गया है, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। अगर ये दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव है तो कभी भी कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए अगर ये वाला का देखे फोर्स तो ये इसको रिपेल करेगा अगर पॉजिटिव है तो, क्योंकि कोई लिखा हुआ नहीं है। अगर कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है तो हम पॉजिटिव जनरली मान लेते हैं, तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना था। ये अगर इधर रिपेल करेगा, ये वाला क्यू अगर इधर रिपेल करेगा और ये वाला क्यू इसको इधर रिपेल करेगा, तो ये दोनों का, इसका और इसका रिजल्टेंट भी इधर जाएगा, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, दिख रहा है, नेट फोर्स इधर जाएगा तो 0 तो नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सवाल में ये समझना है कि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव तो नहीं हो सकते। तो हम इसको सिचुएशन के हिसाब से अगर इसको नेगेटिव मान लिया जाए तो नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, इसका रिजल्टेंट इधर जाएगा, ठीक बात है। और ये पॉजिटिव अगर मान रहे हैं दोनों को तो यहाँ से पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो ये इधर जाएगा। अगर ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स अगर इक्वल हो जाए तो काम हमारा हो जाएगा, नेट फोर्स 0 बनने की संभावना दिख रहा है। तो आप करना क्या है, यहाँ पे साइड स्क्वायर दिया हुआ है तो आर दिया गया है, यानी कि ये भी आर है ये भी आर है। आप ये दोनों के बीच का फोर्स निकालिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, K1Q2 बाई आर स्क्वायर होता है कूलम्स लॉ। इसका भी निकालिएगा तो वही होगा। अब दोनों का रिजल्टेंट ये जाएगा, तो अगर ये एफ है तो ये भी एफ होगा क्योंकि चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। अगर ये एफ है तो इसका रिजल्टेंट कितना जाएगा, एंगल 90 है तो वेक्टर का रिजल्टेंट का फार्मूला आप जानते हैं, क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कॉस 90 0 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट हो जाएगा 2f स्क्वायर। तो बाहर क्या हो जाएगा f√2 आएगा, ठीक है। f का वैल्यू आपको दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसका वैल्यू निकालें कैपिटल क्यू के बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो इसको मान लेते हैं F1। तो F1 का जो वैल्यू लिखेंगे हम लिखेंगे KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर ये r है ये r है तो ये हो जाएगा r√2। तो r√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2r स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से F1 निकल चुका है और इसका रिजल्टेंट ये निकल चुका है, दोनों को इक्वल कर लीजिए। तो यहाँ से इक्वल कीजिएगा तो F का वैल्यू कितना है KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, साथ में अंडर√2 आएगा, ठीक है, रिजल्टेंट। ये किसके बराबर होगा, तो KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। जिसको थोड़ा बहुत वेक्टर समझ आता है वो आसानी से समझ पा रहा होगा क्या हम कर रहे हैं। आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, कैपिटल क्यू कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया, इधर बचा √2q और इधर बचा q/2, ठीक है। हमसे पूछा गया था कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू, तो कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2√2। तो 2√2 कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आज का वीडियो आपके लिए इतना काफ़ी है। आपको हम कितना तक 27 तक क्वेश्चन करा दिए हैं, 2021 तक सवाल आप कर चुके हैं। तो ये सब वीडियो को अच्छे से देखिएगा, जहाँ पे जो पॉइंट नोट करने के लायक है उसको आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।